तो सबसे पहले इस वीडियो की लेट से आने के लिए आप सभी से सॉरी। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा चितौजे जिंदा रामने बोतल के छठे से 10वें एपिसोड को। तो आओ बात करते हैं पहले इसके छठे एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में साकू कैंटा से पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कल वाले लोग किसी को स्टॉक भी कर सकते हैं? कैंटा कहता है, कल वाले लोग बस फोर्स को यूज करने वाले लगता है, जो बस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी को स्टॉक करने में मजा आता होगा। साकू बोलता है, तुम इतने क्रीपी आइडियाज लाते कहाँ से हो? कैंटा फिर कहता है, वो बस किसी की वीकनेस को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ब्लैकमेल करना सरल है। तभी एक लड़का टोमया क्लास 7 से उनके पास आता है। वो साकू से थोड़ा बात करना चाहता होता है, मगर साकू कहता है, अभी हम दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि हमारी बात को कोई ना सुने तो बात माना। फिर वो लड़का टोमया कहता है, क्या ये सच है कि तुम नांसी को डेट कर रहे हो? वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बस प्रिटेंड कर रहे हो? साकू कहता है, तो मैं ये मान लूं कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है? टोमया फिर बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस सेरेमनी में पहली बार देखा होता है, जो शायद उसका लव एट फर्स्ट साइट होता है। अब साकू से पहले वार्निंग देता है, फिर वो बताता है कि तुम सही हो, हम बस प्रिटेंड कर रहे थे। वो लड़का खुश हो जाता है। फिर वो कहता है, कुछ ऐसा है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो नांसी के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। फिर साकू जब थोड़ा मान जाता है तो वो उसे डेट के एडवाइस लेने लगता है। साकू कहता है, भले ही मैं तुम्हें अभी एडवाइस दे रहा हूँ, मगर ऐसा हो सकता है कि बाद में मुझे सच में डेट करने लगूं। पर टोमया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कैंटा या साकू को कहीं अपने साथ ले जा रहा होता है। वो कहता है कि बायोलॉजी लैब में उसका कोई सामान छूट गया है। तभी वो साकू को धक्का मार के दरवाजा बंद कर देता है। अब उसे बाहर से माफी मांग रहा होता है। यहाँ अंदर उचिता और यूको उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे जमीन पर बैठाते हैं। साकू कल की हुई घटना के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि नांसी की जगह मैं टारगेट बनूं, तुमने इस बात से मना किया था। यूको कहती है, हम काफी घबरा गए थे, अगर तुम्हें खुद को खतरे में डालना ही पड़े तो तुम ये बात याद रखना, जो तुम कर रहे हो वो काफी सीरियस है। वो उसे फिर डांटती है। उचिता कहती है, हम भी नांसी की हेल्प करना चाहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद को हर्ट होने दो। तो जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम कम से कम हमसे बात करना। साकू फिर उन्हें प्रॉमिस करता है। फिर वो कहता है, वैसे मैं तुम्हारी शर्ट के ऊपर से देख पा रहा हूँ। उचिता कहती है, तुम ऐसे क्यों हो? अब साकू रूफटॉप पर आशुका निशुनो को देखता है। फिर वो बताता है कि रूफटॉप ट्रेनिंग ऑफिस में नंबर 2 पर है, इसलिए ऊपर आ सकता है। अब वो ऊपर जाता है। आशुका कहती है, तुम्हें थोड़ी काउंसलिंग चाहिए ना? वो कहती है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें मिस्टीरियस और प्यारी बनाती हैं। पहला, जैसे तुम्हें ये लगता है कि तुम सब कर लोगे और तुम अब तक गलत साबित भी नहीं हुए। अगला, तुम ऐसा एक्ट करते हो जैसे तुम पर सहारा लेने के लिए लोग हैं, जबकि तुम अकेले हो। वो ये सब बोल ही रही होती है कि वह नांसी आ जाती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, क्या मैंने इंटरप्ट किया? अब वो उन्हें आपस में इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि आशुका निशुनो है, जो 3rd ईयर से है, और ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, युजुकी नाम से। तभी वो कहती है, मुझे वैसे ही सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं बस इतना कहूंगी कि नजरें मत फेरना। वो कहती है, मैंने जैसे तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही हो। अब नांसी उसके और साकू के रिलेशन के बारे में पूछती है। आशुका कहती है, जो कुछ भी तुम अभी सोच रही हो ये थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। एक बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का, जिनके व्यवहार से तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साकू और नांसी दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद नांसी कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई उसके जैसा भी है, कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए स्पेशल है। साकू कहता है, वो इसे यंग बॉय के साथ खिलवाड़ समझती है, जिसे वो कभी कभार मिलती है। तुम जेलस हो रही हो? नांसी कहती है, ये मेरा रोल है, ये कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें असल में जानता हो, यानी कि युजुकी नांसी। हम दोस्त से कम है और लवर्स भी नहीं है। साकू सोचता है, मैं इसे एक लाइट जोक मार के सही कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। नांसी कहती है, मुझे लगा कि मैं थोड़ी स्पेशल हूँ। साकू कहता है, इसे हैबिट बनने से पहले तुम छोड़ दो। अब साकू से छोड़ के जाने ही वाला होता है कि वो उसे एक एनवलप दिखाती है जिस पर कोई डिटेल्स नहीं लिखी होती और उसके अंदर फोटोज होती है। वो साकू और उसकी होती है। साकू कहता है, तुम शायद चीजों को इमेजिन नहीं कर रही थी। उस फोटो के पीछे ब्रेकअप करने के लिए लिखा होता है। साकू कहता है, तो यह सच में एक स्टॉकर है। बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उन्होंने इसे नहीं रोका। नांसी कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, ये काफी क्रीपी है, पर मैं बाकी लड़कियों की तुलना में काम हूँ। साकू कहता है, सिक्योरिटी कैमरा का होना ही अभी के लिए सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है, पर नांसी से पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से मना करती है। अब साकू टोमया से बात कर रहा होता है। वो उसे नांसी को पसंद करने का रीजन पूछता है। वो कहता है कि सच कहूँ तो उसके लुक्स। साकू कहता है, जो इमेज तुमने उसके बारे में बनाई है तुम इसे भूल जाओ और इसे एक पर्सन की तरह देखो। तो अगर तुम नांसी को डेट करना चाहते हो तो उससे पहले बात करो, अपने इल्यूजन से बाहर आकर उसे देखो। अगर फिर भी तुम्हें सेम फील हो तो उसे बता देना। फिर कॉल कट हो जाता है। अब टोमया उसे हर रात ऐसे ही कॉल करने लगता है। यहाँ 2 और एनवलप नांसी के घर में भेजे गए होते हैं, जिसमें एक इमेज उसके 1st ईयर की भी होती है। अब काइटो और साकू यहाँ बास्केटबॉल देखने गए होते हैं। फिर उसकी नजर आटोमो और नाचुनो पर पड़ती
पड़ती है। तभी वो नांचे को देखता है और वहाँ से भाग के चले जाता है। वो मिसाकी नाम के टीचर से पूछता है कि कुछ हुआ है। नांचे के शूज गायब हो चुके होते हैं। टीचर बताती है कि टीम मीटिंग के समय क्लब रूम खुला ही रहता है। साकू को फिर आटोमो और नाजुना की याद आती है। फिर वो काइटो को लेकर वहाँ से चले जाता है। पीछे से हारू कहती है कि खाली हाथ मत आना। साकू उन दोनों को गेम में ध्यान लगाने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। वो सोचता है अगर स्टॉकर ने बस नांचे को परेशान करने के लिए किया होगा तो जरूर इसके चांस है कि उसे मिल जाए। तभी वो वापस आता है और उसे शूज मिल चुके होते हैं। वो कहता है तुम हार रही हो, तुम बस बातें ही करती हो। वो साकू को देखकर थोड़ा हंसती है। अब वो उन्हें पहन लेती है। फिर टीचर कहती है हारू और नांचे ध्यान रहे कि इसकी मेहनत वेस्ट ना हो। अब नांचे साकू को देखने को कहती है। टीचर उसे बैठने के लिए कहती है। फिर साकू कहता है कि आप हैच के रिपेयर के लिए बजट दे सकती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसे शूज कहाँ मिले होते हैं। टीचर कहती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ नहीं सुना। वैसे वो कौन है, नांचे या हारू? साकू कहता है आप बड़ी क्यूरियस हो। अब साकू बताता है कि उसने पहले भी नांचे को खेलते हुए देखा है। वो पहले से ही कूल और प्रिसाइज है। टीचर बताती है कि तुम्हें एक चीज का पता नहीं है कि वो खुद को कंट्रोल करके टीम और हारू के लिए बेस्ट आउटकम कैसा लाया जाए, इस पर ध्यान देती है। अब वो एक के बाद एक राउंड जीतने लगते हैं और आखिरी टाइम में भी वो लास्ट राउंड निकाल लेते हैं और वो जीत जाते हैं। साकू ये सब देखकर काफी शौक हो रखा होता है। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है थोड़े पोएटिक तरीके से। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करता है अब इसके 7वें एपिसोड की। अब काइटो साकू को बताता है कि उसके कॉल आने तक वो स्कूल में जूते ही ढूंढ रहा था। इसके लिए साकू से सॉरी बोलता है और उसे एक ट्रीट देने के बहाने मना लेता है। तभी उसका पुराना दोस्त आटोमो वहाँ आ जाता है जो अपनी साथी नाजुना का बास्केटबॉल गेम देखने जा रहा होता है। वो बताता है कि वो जल्दी ही चली जाएगी। अब साकू और उसने यानाहे में साथ में पढ़ा होता है, इसीलिए साकू उससे पूछता है क्या तुम वहाँ किसी को जानते हो? साकू बताता है कि उसका सामना यानाहे के किसी लड़के से हुआ। वो कहता है तो लड़ाई झगड़े के चक्कर में तुमने बास्केटबॉल छोड़ दिया था। फिर वो चले जाता है। इतने में हारू उसके पीछे आ जाती है। साकू नांचे के बारे में पूछता है। हारू बताती है कि वो लास्ट गेम में ज्यादा जोश में आ गई थी तो बस अभी वो कूल डाउन हो रही है। साकू कहता है तुम दोनों ने कमाल का खेला। हारू कहती है हाँ नांचे बहुत अच्छा खेलती है, तुम नॉर्मली किसी को ऐसे खेलते हुए नहीं देखोगे। साकू कहता है हाँ तुम जीत गए क्योंकि उसे मेरे साथ डेट पर जो जाना था। हारू कहती है हाँ आज को मैं साकू के साथ चॉपस्टिक और स्पून का यूज कर रही हूँ। वैसे थोड़ी देर पहले उसने मुझे मसाज भी दी थी। ये सुनकर नांचे शौक होकर कहती है मुझे और बताओ। हारू से बताती है। फिर नांचे नॉर्मल हो जाती है। तभी हारू पूछती है वैसे तुम कल डेट पर कहाँ जा रहे हो? तो बस कपल का नाटक कर रही है। हारू कहती है वैसे नांचे तुम एक टिपिकल लड़की हो। नांचे ये सुनकर उसे एक टॉन्ट मारती है जिससे उनके बीच साकू के लिए कंपटीशन सा हो जाता है। साकू ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब कुछ ही देर में उनके बीच जंग छिड़ जाती है। वो दोनों पूरे जोश में होते हैं और फिर हारू एक पॉइंट लीड में जाती है। तभी हारू नांचे को चैलेंज करती है अगर तुम ये राउंड जीत गई तो मैं डबल मानकर तुम्हारा कमबैक विन मानूंगी, लेकिन अगर मैं ये राउंड जीत गई तो कल तुम्हारी जगह डेट पर मैं जाऊंगी। नांचे भी इस चैलेंज को पूरे जोश में आकर एक्सेप्ट कर लेती है और उनके बीच ये गेम शुरू हो जाता है जिसमें पता नहीं कौन जीतता है। अब हमें समर फेस्टिवल की रात दिखाई जाती है और आज उनकी फर्स्ट डेट होती है। तभी नांचे काफी सुंदर बनकर उसके सामने जाती है और साकू से देखकर सेंटिमेंटल हो जाता है। तभी वो कहता है तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो कि तुम्हें विलन बनकर अनरैप करने का मन कर रहा है। वैसे क्या तुमने अंदर से कुछ पहना है? नांचे कहती है इतने क्यूरियस हो तो खुद ही देख लो। साकू मना कर देता है। अब वहाँ ज्यादा लोगों ने युकाटा नहीं पहना होता। तभी नांचे साकू का हाथ पकड़ लेती है। साकू सोचता है ये आज एक स्पेशल दिन है। साकू बताता है कि उसे फेस्टिवल नाइट बचपन से ही पसंद है और जब वहाँ क्लास की लड़कियां दिखाई देती थी तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। अब नांचो से कुछ खाने को देती है। साकू सोच रहा होता है आज मैं अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की के साथ डेट पर हूँ। तभी नांचे गोल्ड फिश पकड़ने की शौक दिखाती है। साकू कहता है क्या तुम उसका ख्याल भी रखोगी? वो हाँ बोलती है और ट्राई करने लग जाती है मगर उसके हाथ पर कुछ नहीं आता। फिर साकू को मजाक बनाते देख वो उसे पकड़ने के लिए कहती है। साकू उनकी तैरने की गति में अंतर बताता है। नांचो से 2 अलग अलग फिश पकड़ने को कहती है। वो उसे एक ट्रिक बताता है और साकू बताता है कि वो बचपन से इन चीजों में इतना अच्छा था कि उसे ऐसी जगहों से बैन किया गया था। वो उससे कहता है कि बचपन से फेस्टिवल के लेके ज्यादा एक्साइटेड रहता था। नांची सुनकर खुश होती है रेड और ब्लैक क्योंकि इनकी उम्र कम होती है। अगर तुम इनका असली नाम रखोगी तो बाद में तुम्हें दुख होगा। नांची सुनकर उसका नाम चितोसे और साकू रख देती है। साकू उसकी इनोसेंट फेस को देख रहा होता है। उसके दिल में भी कुछ फीलिंग आ रही होती है। वो सोचता है कि समोसन को नाम देना काफी जल्दी हो जाएगा। अब वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वो आपस में चॉपस्टिक शेयर करते हैं। फिर वो खाना खाने के बाद कुछ पीने को लाते हैं जिसे ओपन करते ही उन दोनों पर उसका झाग गिर जाता है और वो हंसने लगता है। वो मार्बल से उसे देखने लगता है जिसमें उसे सब उल्टा नजर आ रहा होता है। फिर नांची भी उसमें देखने लगती
करती है। वो दोनों फिर हंसने लगते हैं। साकू के मन में काफी चीजें चल रही होती हैं जिन्हें वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पोएटिक तरीके से सोच रहा होता है। कुछ समय बाद नानसी साकू को हस्बैंड वाइफ ट्री को दिखाती है। वो एक श्राइन होता है जिसमें काफी पेड़ होते हैं। वहाँ अपने लव के लिए प्रे करना होता है। नानसी आंखें बंद करके प्रे करना चालू करती है, मगर साकू को पता नहीं होता कि उसे प्रे क्या करना है। नानसी कहती है क्या तुम खुद को कर्ज करना चाहते हो। साकू इस पर हंसता है। इतने में एक लड़का उनके पीछे आ जाता है, जो वही पुराना लड़का होता है जो पहले उसका पीछा कर रहा होता है। साकू उसे इग्नोर करके नानसी के पास जा रहा होता है। कहती है वो लड़का नानसी को लेकर गंदा रिमार्क पास करता है। तभी एक और लड़की की एंट्री होती है। नानसी उसे जानती होती है। उसका नाम यानाशिता होता है। साकू नानसी को शांत होगा और कहता है मैं ठीक हूँ। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी जेब से क्या चाहिए। वो लड़का कहता है अगर तुम्हें उसके सामने एम्बेरस नहीं होना है तो सामने से हट जाओ। वो नानसी को गाली देकर कहता है ये मेरी है। साकू पूछता है क्या तुम इसकी कोई एक्स हो। वो लड़का नानसी से कहता है तुम तो कह रही थी तुम किसी को डेट नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें फिर से उन चीजों से नहीं गुजरना तो मुझे डेट क्यों नहीं करती। साकू कंफ्यूज होता है। वो लड़का कहता है जब ये डरी हुई और आंसुओं से भरी होती है तभी ज्यादा हॉट लगती है। फिर वो हंसने लगता है। साकू अब गुस्से से बाहर जाता है। वो उन्हें मारने का सोचता है। तभी उसे याद आता है कि साकू चितोसे का ये अंदाज नहीं है। फिर वो चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगते हैं। सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। साकू कहता है ये मेरी जेब से एक ही नजर में प्यार में पड़ गया और उसे अपना बनाने की बात कर रहा है। वो लड़का उसे पकड़ लेता है। साकू कहता है तुम्हें मुझे मारना है मार लो, पर मैं अपनी जेब पर एक उंगली नहीं उठाने दूंगा। इतने में कुछ लोग उस आदमी की ओर आने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। साकू बताता है एक असली मर्द अपनी पार्टनर के लिए बात करते हैं इसका 8वें एपिसोड की। अब टोमोया साकू से पूछता है कि लास्ट नाइट कैसी रही। साकू कहता है मुझे पता चला कि फेस्टिवल नाइट काफी ज्यादा बढ़िया होती है। टोमोया बताता है उसके ऐसा छुट्टी लेना नॉर्मल नहीं है। साकू कहता है तुम लड़कियों की हर छोटी चीज को रोमांटिसाइज मत करो। टोमोया माफी मांगते हुए कहता है नहीं मैं तो बस सोच रहा था अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। साकू कहता है जब तक तुम उससे खुद बात नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। साकू उसे 3 टिप्स देता है और उसे बात करना चालू करने को कहता है। टोमोया कहता है अगर उसके पास समय नहीं हुआ तो। साकू कहता है तब तुम हार्ट ब्रेक पोएम लिखना, अंधेरे में रहना और गिटार बजाना। टोमोया कहता है तुमने कहीं प्यार नहीं किया तब तुम ऐसा बोल रहे हो। साकू कहता है शायद। टोमोया फिर उसे सॉरी कहता है क्योंकि साकू ही उसकी हेल्प कर रहा होता है, पर वो कहता है कोई बात नहीं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकू नानसी से चैट कर रहा होता है। वो लिखता है क्या मैं तुम्हारी देखभाल करने आऊँ। वो लिखती है अगर तुम्हें कोल्ड लग गया तो मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी। साकू कहता है तुम फेस्टिवल में काफी ज्यादा गर्लिश एक्टिंग कर रही थी। वो कहती है तुम भी हर रोज से ज्यादा लड़के लग रहे थे। फिर वो पूछते हैं कि रेड और ब्लैक फिश कैसी है। वो बताती है कि साकू और चितोसे दोनों ही तैर रहे हैं। तभी कुछ समय बाद वो आई लव यू साकू चितोसे लिखती है। साकू कहता है तुम साकू और चितोसे के बीच में एड लगाना भूल गई, इससे गलतफहमी हो सकती है। वो कहती है अभी के लिए मैं यही चाहती हूँ। साकू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे। फिर वो पूछता है क्या तुम सच में गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। वो कहती है फिर कभी। साकू खुश होता है कि वो पहले की जैसी हो गई। वो फिर उससे कल स्कूल आने को कहता है और इस तरह से वो फेक कपल बन जाते हैं। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनका आज एग्जाम हो रहा होता है। तभी आटोमो और नाजुना भी आ जाते हैं। नाजुना का हाथ नानसी के डेस्क पर लगता है जिसे साकू और उसकी इमेज बाहर आ जाती है। वो उसे यूको के सामने रख देती है जिसे नानसी छुपाने की कोशिश करती है। नाजुना कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम घबरा क्यों रही हो। फिर वो कहती है अच्छा तो इस बारे में यूको को कुछ नहीं पता। चितोसे भी उन्हें देख रहा होता है। फिर नाजुना कहती है वैसे तुम चितोसे के लायक नहीं हो और चली जाती है। अब वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं जहाँ टेंशन का माहौल होता है। तभी कैंटा पूछता है सभी का एग्जाम कैसा रहा। तभी यूको कहती है क्या तुमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वो दोनों हाँ कहते हैं। यूको कहती है पर तुम तो फेक रिलेशनशिप में थे। फिर से वो दोनों हाँ कहते हैं। अब यूको कहती है मैं तुम्हें हाथ पकड़ने से मना नहीं कर रही, पर तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। अगर साकू की जगह कोई और चल जाएगा तो इसे आप बंद कर दो। नानसी थोड़ा सोच रही होती है। यूको कहती है अगर साकू की जगह केंटा, कजाकी, काइटो होते तो तुम उनका हाथ पकड़ती। वो नहीं कहती है। यूको कहती है तो साकू ही क्यों। वो कहती है पता नहीं। यूको कहती है तब से हम राइवल हैं। अभी साकू के लिए ना तुम स्पेशल हो और ना मैं, पर मुझे पक्का पता है मैं भी लीड में हूँ। नानसी हंसती है और कहती है हर कोई तुम्हारी तरह बातें नहीं कर सकता। यूको अब साकू से कहती है तो तुम्हारे पास युकाटा पहनकर घूमने का समय था जो तुमने मेरे लिए कभी नहीं किया। मैं भी समर में युकाटा पहनकर फायरवर्क देखने जा रही हूँ। फिर वो हंसते हैं और सब कुछ ठीक हो चुका होता है। अब नानसी कहती है क्या मैं कभी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी। साकू कहता है अगर तुम माइकल जैक्सन नहीं हुई तो तुम पीछे नहीं बढ़ सकते। फिर वो हंसने लगते हैं। साकू सोचता है ये बस ऐसे ही खुश रहे।
कुछ समय बाद वो क्लास में पहुंचते हैं जहाँ सभी लोगों ने घूर रहे होते हैं। तभी नाजुना अपने फोन में एक फोटो दिखाती है जिसमें नानसे होती है। ये देखकर वो शॉक होती है। नाजुना कहती है बैड बॉय के साथ जाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, तुम फिर से चितोसी की चापलूसी करने लगी। नानसे कहती है मैंने ऐसा कब किया। नाजुना कहती है तुम्हारे पॉपुलर बनने और तुम्हारे एक्सप्रेसिव होने के नाटक से मुझे चिढ़ होती है। नानसे कहती है तो तुम इसीलिए यह नहीं कि स्कूल की चमची बन गई और ये सब किया। मेरे डिओड्रेंट चोरी होने वाले दिन तुम स्कूल में लेट तक रुकी थी। जब मेरे जूते चोरी हुए तब भी तुम वही थी। कल तुम मेरे डेस्क से भी टकरा गई। तो एक कोइंसिडेंस वाली जो सीरीज चल रही है अब इसे छोड़ दो। नानसे कमाल के लुक के साथ ये सब बोलती है। नाजुना कहती है तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और तुम्हें हरस कर रही हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, पर मैं इतना नीचा काम नहीं करूंगी। नानसे कहती है मुझे लगा तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। तभी साकू उसे रोक लेता है। अब आटोमू बताता है कि वो नानसे की गेम की फैन है। तभी टीचर आते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, पर नानसे वहाँ से चली जाती है। टीचर कहते हैं तुम्हारे भी 20 नंबर माइनस करूंगा, अब जाओ। अब साको भी उसके पीछे जाता है। वो ऊपर अकेले बैठी होती है। वो सॉरी कहती है। साको कहता है तुम्हें नाजुना से सॉरी कहना चाहिए। क्या तुम थोड़े समय बाद एग्जाम दे पाओगी। वो हाँ कहती है। फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हें वहाँ पर टच कर सकता हूँ। वो नहीं कहती है। बाहर बारिश हो रही होती है। नानसे कहती है अब चलो। कुछ समय बाद काइटो कहता है कि ये नहीं के लड़के यहाँ आ गए हैं। फर्स्ट गेट पर 2 लड़के हैं और बैक पर भी 2 हैं। चितोसे कहता है तो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, जब वो बोर हो जाएंगे तो चले जाएंगे। वो कहता है तुम्हारा एग्जाम हो गया तो तुम घर चले जाओ। अब वहाँ सिर्फ वो 2 लोग होते हैं। बाहर रात हो गई होती है। वो सभी वहीं पर होते हैं। तभी साबू कहता है चलो घर चलें। मुझ पे एक आइडिया है, चलो देखते हैं काम करता है या नहीं। अब वो बाहर उनके सामने जाते हैं। साकू कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारा बारिश में वेट कर रहे हो। सामने एक लड़का कहता है कि फौजी है कि स्कूल की लड़कियों को देखते देखते समय का पता ही नहीं चलता। साकू कहता है हाँ वो भी 2 सुअरों को बाहर देखकर शौक थी। लड़का उसके नजदीक आता है। साकू कहता है बस 3 कदम और। अब वो लड़का कहता है तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी साकू उसे और छेड़ देता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। इतने में उसके टीचर आते हैं और कहते हैं ये सब स्कूल के बाहर करो। लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे एक टीचर से डर लगेगा। तभी वो उसके हाथ पर मारते हैं। वो लड़का कहता है क्या टीचर का स्टूडेंट पर हाथ उठाना सही है। टीचर कहते हैं मैंने ऐसे ही तो किया था। तभी वो किक मारता है जिसे वो ब्लॉक कर देता है। लड़के के पैर पर चोट आ जाती है। टीचर कहते हैं वैसे मेरे जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। वो लड़का कहता है आप इस फैशन से बाहर हो गए हो। टीचर कहते हैं मैं नहीं हूँ, तुम ये सब यहाँ से दूर जाकर क्यों नहीं करते। अब वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत बोर्ड से कर दूंगा। टीचर कहते हैं तुम्हें यहाँ स्कूल में घूमते हुए सभी ने देखा है। मैं अगर तुम्हें थोड़े पंचेस मार भी दूं तो मैं बच जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रूल से बाहर होकर जो मर्जी वो कर लोगे। अगर वही रूल तुम पर अप्लाई होंगे तो तुम सरप्राइज हो रही हो। फिर वो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ नानसे घबराई हुई होती है और बारिश शुरू हो जाती है। साकू से बारिश में भीगते हुए देख रहा होता है। तभी नानसे कहती है साकू क्या मैंने कुछ गलत किया। वो कहता है नहीं, तुमने बस हमेशा युजुकी नानसे बनने का ट्राई किया। फिर नानसे उसके करीब आकर कहती है कि आज मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। साकू से समझाने का ट्राई करता है। तब नानसे कहती है तुम्हें याद है तुमने कहा था अगर मैं जीत जाऊंगी तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। फिर वो चलने के लिए और ज्यादा जोर देने लगती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके नए एपिसोड की। अब हमें दिखाया जाता है कि साकू और नानसे साकू के रूम में होते हैं जहाँ वो उसके गीले बालों को टॉवल से साफ करता है। उसके बाद नानसे उसे टच करना शुरू कर देती है। फिर वो उसे देखती है और साकू कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। अब नानसे नीचे और साकू ऊपर आ जाता है। वो उसे छोड़ने का ट्राई करती है मगर साकू कहता है तुम्हें यही तो चाहिए था। वो उसे रुकने को कहती है लेकिन साकू के अंदर का शैतान जाग चुका होता है। नानसे कहती है साकू इस तरह से नहीं, मुझे तुम डरा रहे हो। साकू कहता है बस इतना ही नानसे, तुम इस लड़के से भी इतना डर गई थी कि तुमने उसे अपना मजाक बनाने दिया। क्या युजुकी नानसे सच में इतनी वीक है। फिर वो गुस्से में उसका हेड फिकेट कर देती है। साकू कहता है इतनी जोर से नहीं माना था। अब कुछ समय बाद साकू से कहता है अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो कर सकती हो। वो कहती है कि मुझे वायलेंस से डर लगता है। साकू सोच रहा होता है मुझे लगा ही था। अब नानसे बताती है कि सेकंड ईयर मिडिल स्कूल में मेरे लुक्स के कारण मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा। मैं उस समय लड़के और लड़कियों के साथ फ्रेंडली रहती थी, पर मुझे पता था मुझे कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यानाशिता को मुझ में इंटरेस्ट है। वो एक अच्छी फैमिली का बिगड़ैल लड़का था। एक दिन उसने मुझे बुलाया। मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर मुझे लगा बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब दिखाई जाती कि वो नानसे के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। उस समय नानसे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उसे एक चांटा मारता है जिससे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। नानसे कहती है जिंदगी का ये पार्ट मैंने सभी से राज रखने की कोशिश करी। उस दिन उसने एक फोटो ली और मुझे जाने दिया। मुझे लगा था वो भूल गया होगा। तभी साकू से गले लगा लेता है। कहता है शुक्रिया, तुम हमेशा युजुकी नानसे बनी रही, कभी गिव अप नहीं किया। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुशी मिलती है। साकू सोच रहा होता है इसने खुद पर किसी तरह का ट्रॉमा हावी नहीं होने दिया। अब नानसे कहती है तुमने उस समय ज्यादा नहीं कर दिया। साकू कहता है हाँ वो रास्ता थोड़ा फोर्सफुल तो था। नानसे हंसने लगती है।
कहती है तुम्हारे कूल बॉय एक्ट के लिए वो ज्यादा नहीं हो गया। साकू कहता है मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम एक किक मार के लड़कों से छुटकारा पा सकती हो। नांसी कहती है तुम मुझे अपना दिमाग बंद नहीं करना चाहिए, जैसे तुमने फेस्टिवल पे करके दिखाया था। नांसी अब कहती है सबसे डरावना और सबसे फनी चेहरा अब अपडेट हो गया है तो सब ठीक है। साकू कहता है काश मैं पहले कुछ कर पाता। नांसी अब उसे प्यार से हीरो कहकर शुक्रिया कहती है। साकू कहता है ये इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या पता अगली बार मैं न रहूं, पर अभी के लिए ये हमारी प्रॉब्लम है। तभी नांसी कहती है जहाँ पर हमने छोड़ा था क्या उसे पूरा कर लें। साकू कहते हैं तुम्हें लगता है वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद साकू खाना बना रहा होता है। नांसी से शावर ज्वाइन करने के लिए पूछती है, मगर वो मना कर देता है। अब खाना बन गया होता है। नांसी कहती है शैम्पू काफी अच्छा है। वो कहता है कि युवा ने सजेस्ट किया था। फिर वो कहती है ड्रायर काफी पावरफुल है। वो कहता है इसे यूको ने दिया था। तभी नांसी कुछ ऐसा तैयार होके आ जाती है। अपना साकू इस बार पिघल जाता है और कहता है मैं हार गया, तुम शॉर्ट्स डाल लो। अब काफी रात हो गई होती है। साकू से बेड पर सोने के लिए कहता है और कहता है मैं काउच पर सो जाऊंगा। वो मना करती है। थोड़े समय बाद वो बेड पर सोई होती है और साकू बगल में होता है। नांसी कहती है बेड से तुम्हारी खुशबू आ रही है। फिर वो पूछती है साकू तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। साकू कहता है ये तुमने दूसरी बार पूछ लिया। नांसी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। उसे जितने भी लड़के मिले उन्होंने उसे खजाने की बॉक्स की तरह समझा जिससे वो अपनी विश पूरी कर सके। साकू कहता है पर तुम भी तो किसी लड़की को देखकर संयम खो देती हो जो वो थोड़ी स्किन शो करे। तभी साकू कहता है वैसे एक लड़की थी जिसे मैं थोड़ा पसंद करता था। वो बताता है कि वो गर्मियों की छुट्टी में जब ग्रेड स्कूल में था वो अपनी दादी के यहाँ था। वहाँ वो एक लड़की से मिला जो हर साल वहाँ बगल में नजर आती थी। वो उसे फॉलो करती थी और उसकी व्हाइट शर्ट के गंदे होने पर वो रोती थी, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि वो मेरी आज़ादी से ईर्ष्या करती है। पर इस साल से वो नजर नहीं आई, तो ऐसे मेरी लव स्टोरी एंड हुई। नांसी पूछती है तुम्हें लगता है तुम्हें फ्यूचर में फिर से प्यार होगा? मैं एक तरफा प्यार या नफरत नहीं करना चाहती। फिर वो गुड नाइट बोल देती है। साकू मन में सोच रहा होता है अगर सच्चा प्यार सच में होता है तो बस वो सुनहरी और धुंधली यादों में मिल सकता है। अब मॉर्निंग होती है और नांसी जा चुकी होती है। फिर वो मॉर्निंग में युवा उचिता से मिलता है जो नांसी के बारे में पूछती है। साकू कहता है उसने मुझे छोड़ दिया। तभी उचिता कुछ नोटिस करती है और फोटो खींचकर उसे दिखाती है जिसमें लिखा होता है सोते हुए चेहरे के लिए शुक्रिया। उचिता गुस्से से कहती है तुम सभी के साथ ऐसा करते हो। साकू कहता है पहला एक्सपीरियंस एक ही तो दे सकता है। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तब नाजुना को पढ़ना होता है और नांसी उसका रास्ता रोक के खड़ी होती है। नाजुना कहती है तुम मुझे सही से जानती तक नहीं। नांसी कहती इसीलिए मुझे माफ करना जो भी मैंने कल बोला। नाजुना इससे थोड़ी शॉक होती है। तभी नांसी साकू को देखकर मुस्कुराती है। अब सीन बदलता है। यूको ये सुनकर शॉक होती है कि अब नांसी साकू के साथ नहीं घूमेगी। वो कहती है पर यह नहीं के बच्चे। नांसी कहती है उन्हें मुझे संभालना होगा, किसी को इसे बंद करना होगा और वो मैं हूँ। साकू आराम से खाना खा रहा होता है। नांसी कहती है मैं ये सब समेट कर फिर से यूजुकी नांसी बन जाऊंगी और जाने लगती है। काइटो कहता है मैं उसके पीछे जा रहा। साकू से जाने देता है। अब साकू ने उस लड़के टोमोया को बुलाया होता है। वो बताता है कि नांसी कल रात मेरे ही रूम में थी, मैं तुम्हें अब और एडवाइस नहीं दे सकता। तभी उसकी चाय गिर जाती है। वो कहता है ये अजीब है पर शायद तुम उसके साथ रिलेशनशिप में होगे। साकू कहता है हमारी कुछ बातें हुई पर मैंने उसे ऐसे ड्रेस में देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और मुझे फोटो लेने का मौका भी मिला। वो कहता है तुम डेट करने वाले हो? वो कहता है नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करना बंद कर दूंगा। फिर वो उसे नांसी के डिटेल्स देता है। टोमोया कहता है ये साफ है कि मेरा कोई चांस नहीं है। फिर वो कहता है शुक्रिया। साकू कहता है तो तुम उससे कब बात करोगे? वो कहता है कि जब सक्सेस के चांस होंगे। अब रात के समय से आसुना मिलती है। वो साथ में थोड़ा वॉक करते हैं। साकू से पूछता है कि तुम्हें करियर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है? वो कहती है क्या तुमने कभी इस छोटे से टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा? मुझे इससे प्यार और नफरत दोनों है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ रहूँ या टोक्यो चले जाऊँ। साकू सोच रहा होता है। इस जगह के बाद मेरे दिमाग में दूसरा नाम टोक्यो का आता है। मुझे इसके लिए थोड़ी निराशा हुई पर अच्छा लगा। साकू कहता है वैसे नांसी वाला सीन अब सही है। वो कहती है इस बार पूरी बात नहीं बताओगे? साकू कहता है मैं अपनी आदत डाल रहा हूँ, जब तुम नहीं होगी और मैं किसी को अपनी कहानी नहीं बता पाऊंगा। आसुना कहती है तुम और मैं शायद ऐसे ही बड़े हुए हैं। फिर वो आपस में थोड़ी बातें करते हैं। साकू कहता है तुम प्योर व्हाइट ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगोगी। वो कहती है मुझे नहीं लगता तुम इस कारण से मुझ पर फिदा होगे। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे एपिसोड की, मगर उससे पहले वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में नांसी बताती है कि उसे ये बात जल्दी ही समझ आ गई थी कि वो स्पेशल है, मगर इस बात से सिर्फ उसकी लाइफ और ज्यादा हार्ड बनी। फिर उसने काफी सारे मास्क पहने जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिले। उसने अपने बेस्ट वर्जन को पाने के लिए भी काफी मेहनत की, पर उस दिन उसे फिजिकल खतरे से ज्यादा वैसे डर लगा। उसे समझ आ गया था कि उसमें किसी चीज की कमी है जिससे वो अपने डर का सामना कर सके। वो कहती है पर मैं उसके सामने नहीं झुकूंगी
क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लोगों को लगता था मेरे पास सब कुछ है, मगर खुद का कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मेरी मुलाकात हारू से हुई। वैसे तो वो कमजोर थी, मगर गिरने के बाद वो मुस्कुराती थी और उठकर आगे बढ़ती थी। उसकी आंखें उसके गोल पर सेट हो जाती थी। ऐसे ही मेरी मुलाकात एक मिस्टीरियस लड़की से हुई। वो बिल्कुल मेरी तरह था। वो एकमात्र ऐसा बंदा था जिसे मैं अपना हमसफर कह सकूं। पर ये मेरी गलती थी, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं था। वो खुद को जोखिम में डालता और बिना सोचे समझे हर काम में कूद पड़ता। साकू ने वैसे कहा तो था वो मेरी तरह है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब अगर किसी लड़की का दिल टूटा हो तो नॉर्मली उसे मनाने के लिए कोई गले लगाकर ये कहेगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं किससे आगे बढ़कर कुछ और करने के लिए भी रेडी हो जाती। पर उसने मुझे नीचे धकेला और मुझे मेरे ट्रॉमा का सामना करने के लिए मजबूर किया। ऐसा कौन करता है? लेकिन फिर भी इससे मुझे उसकी ब्यूटीफुल लाइफ जीने की इच्छा हुई। फिर वो कहती है तैयार रहो साकुचितो से। अब मैं वो लड़की नहीं रही जो बैठी रहेगी और तुम्हारे आने का इंतजार करेगी। तभी उसके सामने वही लड़का यानाशिता आ जाता है। नान से कहती है चलो कुछ बात करें। फिर वो कहती है तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो उसे नीचे से ऊपर देखकर कहता है वो सब करना चाहता हूँ जो पहले नहीं कर सका। नान से कहती है तुम मेरे साथ सिर्फ बाहर जाना चाहते हो या फिर वो सब करना चाहते हो? यानाशिता कहता है मैंने सुना तुम हाई स्कूल में काफी ज्यादा अय्यास थी। नान से कहती है तुम्हारी इस बकवास का मुझे नहीं पता, पर मैं एक वर्जिन हूँ और तुम जैसे सुअर को मैं कभी भी अपना पहला नहीं बनाऊंगी। वो कहता है ये तो ज्यादा सही है। नान से कहती है तुम चाहे किस करो या फिर कुछ भी करो, मैं तुम्हारी नहीं होऊंगी। तभी वो उसे एक चांटा मारता है और कहता है पहले की तरह रोना शुरू करो। अब वो उसे मारने लगता है और नान से डरने लगती है, लेकिन फिर वो डर का सामना करके कहती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी। वो कहता है तुम ट्राई कर लो। वो लड़का उसे किस करने ही वाला होता है कि वो साकू का नाम चिल्लाती है। फिर एंट्री होती है साकू चितोसे की, जो लड़ने के लिए रेडी होता है मगर पिट जाता है। यानाशिता कहता है तुमने आखिर सोचा क्या था? मैं और मेरे दोस्त बचपन से ही लड़ाई करते आ रहे हैं। नांचो से रुकने के लिए कहती है। फिर वो कहती है पुलिस को बुला दूंगी। वो कहता है जब मैं बुलाने दूंगा तब बुलाओगी ना। नांचा अब रोने लगती है। तभी साकू कहता है ये तो बस पेन है। नांचो को उसकी पुरानी बातें याद आती हैं। यानाशिता कहता है तुमने मन बना लिया। वो कहती है मैं साकू चितोसे की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम डरपोक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और तभी वो हेल्प के लिए भागने लगती है। तभी कजाकी कहता है सब ठीक है तुम यहाँ आओ। साकू कहता है तुमने काफी टाइम लगा लिया। वो कहता है मैं ये कंफर्म कर रहा था कि वीडियो से साफ साफ पता चले कि यहाँ क्या हुआ है। साकू लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मैं कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ खाली डिब्बा नहीं हूँ। नान से कजाकी से कहती है तुम पुलिस को जल्दी बुलाओ। वो कहता है तुम ऐसा करके उसकी सारी मेहनत बेकार कर दोगी। साकू कहता है तुमने अच्छा किया नान से, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड साकू चितोसे पर छोड़ दो। यानाशिता उस पर भागकर हमला करता है पर साकू बचता है। साकू कहता है मेरी आंखें, मेरी स्पीड सब कुछ बढ़िया है क्योंकि मैं पहले फुटबॉल खेलता था। तुम जैसे कोई आलसी निकम्मा इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता। अब वो भागते हुए उसे एक पंच मारता है और कहता है वायलेंट होने से कोई ताकतवर नहीं बनता बल्कि कमजोर बनता है। तुम्हारे लेवल तक गिरने के लिए मुझे कोई रीजन चाहिए था, हमारे पास अब हर चीज का वीडियो है। यानाशिता कहता है तो अब लड़ाई असली होगी। फिर वो उसे पटक देता है और चांटे मारने लगता है। कहता है कैसा लगता है जब खुद से स्ट्रॉन्ग आदमी तुम्हें थप्पड़ मारे, क्या तुम्हें डर लग रहा है? यानाशिता कहता है मैं अपनी पूरी गैंग लाऊंगा। साकू कहता है मुझे तुम्हारी पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो उसे मारने लगता है और कहता है अगर तुम उसके पास भी आए तो मेरे पास जितने तरीके हैं मैं उतने तरीके से तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। नांसी सोच रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती थी, तुम्हारे चेहरे पर ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साकू कहता है मैंने काफी कुछ बोल लिया मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अगर तुमने मेरी बंदी को टच भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी साकू उसके कान में कुछ कहता है। फिर यानाशिता कहता है समझ गया, मैं अब उसके आसपास कभी नहीं आऊंगा। अब नांसी रोने लगती है। साकू खड़ा होता है। नांसी सोचती है मैं इसका ये लुक कभी नहीं भूलूंगी। कुछ समय बाद नांसी कहती है तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए? साकू कहता है क्योंकि तुमने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अब नांसी बताती है कि उसका दिमाग अब पूरी तरह क्लियर हो गया है मगर फिर भी कुछ चीजें हैं। फिर दिखाया जाता है कि उस लड़ाई के बाद साकू वहां से चले गया था। नांसी को इस बात से जलन होती है कि कजाकी ने उसे कंधा दिया। इतने में टोमोया कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नांसी कहती है तुम कौन हो? वो कहता है तुम मुझे जानती हो, तुमने मुझे सामान उठाने में हेल्प की थी। मैं टोमोया नारुसे हूँ, चितोसे ने मेरे बारे में बताया होगा। अच्छा मैं समझ गया, यानाशिता की तरह तुम्हें चितोसे भी ब्लैकमेल कर रहा होगा, पर कोई बात नहीं, तुम हेल्प के लिए मेरे पास आ सकती हो। नांसी सोचती है साकू को पहले ही पता लग गया होगा कि स्टॉकर कौन है।
मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, शायद उसे सही रास्ते पर लाने का ट्राई कर रहा था। तभी नांचे कहती है, अगर साको ने मेरे से पूछा होता तो मैं खुद ये फोटो उसे दे देती। टोमोया कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नांचे तभी कुछ शॉकिंग बातें बताती है कि पीरियड के समय उसे काफी खून आता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और जब कोई ऐसा लड़का जिसे वो पसंद करती है अगर वो कुछ ऐसा कर दे जिससे उसे एक्साइटेड फील हो तो वो मस्टरबेट करती है। वो कहती है अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो अपनी आंखें खोलो। टोमोया ये सब सुनकर सदमे में होता है। तभी वो कहता है तुम चुप हो जाओ और उसकी ओर आने लगता है। तभी नांचे उसका हिट विकेट कर देती है। वो कहती है मुझे तुम्हारा नाम पता है टोमोया नारुसे, तुम वो इंसान हो जिसके कारण मैं साको से प्यार करने लगी। तभी साको आ जाता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। टोमोया कहता है तुम्हें मुझ पर शक कब से था। वो कहता है शुरू से, जब येनहाई वाले फेस्टिवल में आई तो वो डेट हारुको और तुम्हें पता थी तभी कंफर्म हो गया था। बस मुझे समझ में ये नहीं आया क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया या फिर तुम मास्टरमाइंड हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि यानाशिता उसे गंदी फोटो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। फिर मैंने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि मेरे पास भी वैसी ही फोटो है। असल में वो फोटो कैंटा की है, उसने जब लड़कियों के कपड़े पहने थे। तुमने वो फोटो उसके डेस्क और मेल बॉक्स में रख दी और येनहाई के लड़कों को उसके पीछे लगा दिया। हमें नाची की कार में तुम्हारी फोटो भी मिली। मैंने तुमसे कहा था ना शॉर्टकट मत लो। टोमोया कहता है तो मैं करता क्या। साकू कहता है तुम्हें बात करनी चाहिए थी। अब वो जाने लगता है। तभी साकू कहता है अब हार्ट ब्रेक पोएम लिखो, अंधेरे में रहो और गिटार बजाओ, शायद फिर तुम घुमा फिरा कर बात ना करो। साकू बताता है कि उन्हें फेक कपल बने हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। वो उसके काफी क्लोज है पर जल्दी वो उसकी पहुंच से आगे निकल जाएगी। साकू कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं उसे रोक दूं पर इस फीलिंग को नाम देना भी थोड़ा जल्दी होगा। अब वो उसे छोड़ के जाने वाला होता है। तभी नांचू से रुकने को कहती है। यहाँ यूको का मैसेज आता है 21 मई। इतने में वो उसे किस कर लेती है। साकू कहता है अगर ये एक रिवॉर्ड है तो तुम 3 सेंटीमीटर से चूक गई। नांची कहती है हैप्पी बर्थडे। साकू कहता है ये फेयर नहीं है। फिर वो उसे गुड नाइट बोल देती है। अब साकू को 17 साल हो गए। वो कहता है कि मैं खास दिन की दहलीज पर हूँ। आज किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक नहीं बढ़ा पाया। नांची कहती है ये एक ट्रू लव स्टोरी है। तुम्हें क्या लगता है लोग प्यार में कब पड़ते हैं। मेरे हिसाब से शुरुआत में दीवानगी होती है क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रीजन चाहिए। हम इस फीलिंग को लव कहते हैं। और ऐसे ही तो प्यार की ज्ञान की बातों के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो तो लेट हो गया मगर अगर आप प्रेजेंट में चल रहे रोमांस एनिमे के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।